हे एवरीवन, इट्स मी हमसे एंड यू आर वाचिंग एच टी डी एक्स। वेलकम बैक टू द चैनल। बडीज़, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ मज़े में होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। अगर चैनल पे हम नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम आपके लिए एक ऐसा वीडियो लेकर आए हैं जो कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से भी रिलेटेड है, हिस्ट्री से भी रिलेटेड है और कुछ ऐसी बातें हैं जो कि शायद इंटरेस्टिंग है मेरे लिए। तो टाइटल बता दूं, पढ़ भी चुके होंगे नॉन नेटिव जो हैं, तो उनको ट्रांसलेशन मैंने भी की है, बता देता हूँ। 20 साल तक चली ख़तरनाक चंदन तस्कर वीरप्पन की तलाश 20 मिनट में हुई ख़त्म। तो ऐसा क्या हुआ 20 मिनट में, पता लग गया। तो शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग लग रहा है। 3 2 1 एन। सिनेमा में सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा आप लोगों ने देखी होगी, और अगर देखी है तो आपको पता ही पुष्पराज। होगा कि फिल्म की कहानी कैसे लाल चंदन की मैं तस्करी के झुकेगा इर्द नहीं गिर्द साला। घूमती दिखाई देती है। लेकिन आप में से कुछ लोगों ने हाँ। ये जरूर नोटिस किया होगा कि ये फिल्म एक असल किरदार और इंसिडेंट की तरफ इशारा करती है। वो है खूंखार डकैत ओके, वीरप्पन की। बता दें कि वीरप्पन का नाम एक इसी से जमाने में इंस्पायर खूब हुए थे। चलता था और हम लोग मुझे उससे चेक बहुत करो। खौफ भी खाते थे, और उसी के मूंछों से इंस्पायर्ड मुझे फिल्म में अल्लू अर्जुन की भी थी। लेकिन कौन था वीरप्पन और क्या था उससे जुड़ा वो केस जिन्होंने लोगों के रोंगटे खड़े करके रख दिए थे, सब बताएंगे हम तो हाथी के आपको दांत आज नहीं के थे? इस वीडियो में। वीरप्पन। पूज मुनिस्वामी वीरप्पन लोगों के बीच वीरप्पन के नाम से ही जाना जाता था। उस दौर का वीरप्पन एक जाना माना डाकू था। हाँ, वही डाकू जिसके नाम पर माँ बाप अपने बच्चों को डराया करते थे। लेकिन सो जा। वीरप्पन किसी भी फिल्म के डाकू से कई गुना ज्यादा खतरनाक था। इतना खतरनाक कि ओके। पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उसके नाम से खौफ खाता था। तकरीबन 30 सालों तक वो कर्नाटक, केरला और तमिलनाडु के जंगलों में रहा। अगर उसके आपराधिक जिंदगी की बात करें तो मतलब 3 वीरप्पन ने अपने स्टेट्स अपराधों की कोऑपरेट कर शुरुआत अपने रिश्तेदार सेवी गौंदर का असिस्टेंट बनकर की, जो चंदन की लकड़ी के जाने माने तस्कर थे। इसने 1970 से अपने आपराधिक जीवन की स्मगलर, शुरुआत की और तस्कर। 1972 में पहली बार उसे गिरफ्तार किया गया था। धीरे धीरे वीरप्पन ने चंदन की लकड़ियों और हाथी के दांतों की तस्करी शुरू कर दी और उन लोगों को भी मारने लगा जो उसके इन कामों के बीच में आते थे। उसके अपराधों की खास बात यह होती थी कि वो जिस भी इंसान का शिकार करता था, वो इंसान या तो पुलिस ऑफिसर, फॉरेस्ट ऑफिसर होता या उनका कोई खुफिया जानकार ही होता था। 1962 में 10 की उम्र में वीरप्पन ने पहला अपराध किया था। उसने एक तस्कर का कत्ल 10 किया साल था। की एज में उसी वक्त उसने फॉरेस्ट विभाग कत्ल के 3 किया। अफसरों को भी मारा था। वीरप्पन के गांव वालों के मुताबिक पहले ये भी एकदम गरीब था, वैसा ही साधारण आदमी। फिर उसे फॉरेस्ट विभाग के लोगों ने ही स्मगलिंग के लिए उकसाया था कि वो उनके लिए स्मगलिंग करे। फिर जब वीरप्पन खुद के लिए पैसा बनाने लगा तो वो इसको मारने के चक्कर में पड़ गया। फिर हाँ, ये जंगल में भाग गया। और इसने गांव के बदला लिया लोगों का होगा। ये भी कहना था कि लोग वीरप्पन के बारे में सिर्फ स्कैंडल सुनना चाहते हैं। वीरप्पन की लव लाइफ भी किसी फिल्म से कम नहीं थी। कहते हैं कि उसने शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि वो वीरप्पन की मूंछों और बदनामी पर फिदा थी। वीरप्पन की बीवी ने एक इंटरव्यू में कहा कि वीरप्पन को फंसाया गया था। हाथी और चंदन से वीरप्पन को कोई फायदा नहीं हुआ। नेताओं ने इसका खूब इस्तेमाल किया। हमने साउथ हो छोड़कर नॉर्थ सकता जाने है। का प्लान भी किया था, पर वीरप्पन ने कहा कि अगर यहाँ से बाहर निकले तो लोग मार देंगे। पर ये कोई नहीं जानना चाहता था कि ये गरीब आदमी कैसे पुलिस, राजनीति और सरकार के भ्रष्टाचार के जाल में फंस के वीरप्पन बनता है, और ये कितना ज्यादा मुश्किल है कि आप अपने परिवार से दूर जंगलों में सिर्फ जिंदा रहने के लिए यार, भटकते रहें। बात तो वही है लेकिन कि बंदा वीरप्पन एक दफा इकलौता नहीं फंस है जाए तो जिसे फिर लाल फंसता ही चंदन के रहता है। मोहपाश ने फंसाया था। लाल चंदन के नाम पर इनके जंगलों में रहने वाले लोगों का क्या हश्र किया गया, इतिहास उसका गवाह है कि कैसे लोगों की बलि चढ़ाई गई कीमती लाल चंदन को लेकर। ये मामला कोई आसान नहीं था जिसे आप हल कर सको, और ये बात तमिलनाडु की तत्कालीन सरकार अच्छे से जानती थी। जब साल 1991 में तमिलनाडु में चुनाव हुए तो जयललिता इन्हीं वादों के साथ लड़ी कि वो तस्करी बंद करवा देंगी, जिसके साथ वो चुनाव जीत भी गई और राज्य की मुख्यमंत्री लेकिन बनी। नहीं करवाई आते होगी। ही उन्होंने फैसला लिया कि राज्य से चंदन तस्करों का सफाया कर देंगी, और इसके लिए उन्होंने बनाई एक स्पेशल टास्क फोर्स, और जिसके बाद से अच्छा, पुलिस ने बनाई। दे दनादन रेड मारना शुरू किया और शुरू हो गई तलाश वीरप्पन की। पर लाल चंदन ने वीरप्पन तो वीरप्पन, मासूम गांव वालों तक को नहीं छोड़ा। हुआ ये था कि धर्मपुरी जिले के पास वाले गांव के मुखिया ने पुलिस से शिकायत कर दी कि वहां के फॉरेस्ट अधिकारी लाल चंदन की तस्करी में मिले हुए हैं, और इसी वजह से मुसीबत आन पड़ी पूरे गांव पर। जैसा कि साफ है, पूरे पुलिस और गांव वन पे। विभाग मिलजुल कर ये काम कर रहे थे। आंकड़ों हाँ, की माने तो इंफॉर्मेशन जब से लीक हुई चंदन होगी के किसने जंगलों में किया। फॉरेस्ट अधिकारी आए थे तब से तस्करी बढ़ गई थी। फॉरेस्ट अधिकारी को जैसे ही इसका पता चला, वो अपनी फोर्स के साथ पहुंच गए उस गांव में, और उन्होंने वहां के मुखिया चिन्नो पेरीमल को धर लिया। अधिकारियों के पास ही से चंदन की लकड़ियों का गट्ठर मिला था। उन्होंने चिन्नो पेरूमल से पूछताछ की। जब उसने इनकार किया तो अधिकारियों ने उसकी खूब धुनाई की। इसी बीच लोगों की भीड़ वहां इकट्ठा होना शुरू हुई और बहस कब हाथापाई एज में बदल यूजुअल गई पता ही नहीं जो चला। पुलिस करती इस है। दौरान एक अधिकारी को चोट आ गई और उन्हें बैलगाड़ी से अस्पताल पहुंचाया गया। इसके बाद अधिकारी वापस लौट गए।
गांव के कुछ लोगों को अंदाजा हो गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए वो घर छोड़कर पास की पहाड़ी पर चले गए। उनका अंदाजा सही था। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के 155 अधिकारी 108 पुलिस वालों के साथ गांव में पहुंचे और उन्होंने ताबड़तोड़ डंडों की बारिश कर दी। गांव के सारे घर बर्बाद कर दिए। ये लोग इतने पर ही न ये तो रुके। गलत है यार। 18 औरतें, जिनमें 13 नाबालिग लड़कियां थीं, उनके साथ अगर जबरदस्ती की गई। देखा कुछ की उम्र सिर्फ 13-14 साल थी। शाम 6 बजे इन लोगों को हरूर फॉरेस्ट ऑफिस ले जाया गया। यहाँ महिलाओं की लाइन बनाकर उनसे पूर्व ग्राम प्रमुख पेरूमल को मारने के लिए कहा गया। बाद में इस पूरी घटना की जांच की गई और इन सभी अधिकारियों को सजा सुनाई गई थी। अब आप समझ ही गए होंगे कि वीरप्पन को खासा पुलिस वालों से दुश्मनी क्यों थी। वीरप्पन को तस्करी के साथ नाम कमाने का भी बड़ा शौक था और इसलिए पुलिस उसने साल में भी तो 2000 आपको में पता है ना, वीरू राजकुमार अच्छे लोग की भी होते हैं, कत्ल बुरे कर दी भी। थी और उसके बदले मांगे थे 50 करोड़ और बॉर्डर इलाकों के लिए वेलफेयर स्कीम। ये उसके रॉबिन हुड बनने का अलग स्टाइल था। फिर 2002 में उसने कर्नाटक के एक मिनिस्टर नागप्पा को किडनैप कर लिया और मांग पूरी न होने पर उसे मार दिया। अपनी पूरी जिंदगी में 184 लोगों को मारा था वीरप्पन ने, जिसमें से 97 लोग पुलिस के थे। हाथियों को मारना इसका पेशा, हॉबी और लोगों से दोस्ती का फर्ज अदा करने का यार, तरीका था। हाथी इतना वीरप्पन का प्यारा आतंक जानवर इतना है। बढ़ गया था कि सरकार ने इसे पकड़ने वाले को 5 करोड़ का इनाम तक देने का ऐलान कर दिया था। इतना ही नहीं, वीरप्पन को मारने के लिए जो टास्क फोर्स बनाई गई थी उस पर 100 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। ये कहा जाता है कि जब इसको बच्ची पैदा हुई तो इसने उसका गला घोंट दिया था और 10,000 टन चंदन की लकड़ी काट के बेच दी, जिसकी कीमत 2 अरब रुपए थी। साल 2003 में जब विजय कुमार एसटीएफ के चीफ बने तब वीरप्पन अपनी स्किल खो रहा था। विजय कुमार के लिए वीरप्पन कोई नया नाम नहीं था। 1993 में भी विजय ने उसको पकड़ने के लिए बड़ी मेहनत की थी। पत्तों के चरमराने से जानवर को पहचान लेने वाला वीरप्पन ये नहीं पकड़ पाया कि उसके गैंग में विजय के आदमी घुस गए थे। उस वक्त दुनिया बदल रही थी। अब गैंग वाली लाइफ लोगों को अच्छी नहीं लगती थी, जिसकी वजह से वीरप्पन के गैंग में लोग कम होने लगे थे। विजय कुमार को ये बात पता थी। जिस दिन वीरप्पन मारा गया उस दिन वो आंख का इलाज कराने निकला था। जंगल से जब वह बाहर निकला तो पपीरापट्टी गांव में एक एम्बुलेंस ली, पर वो एम्बुलेंस नहीं, पुलिस आदमी चला रहा था जो वीरप्पन के लोगों से दोस्ती कर चुका था। पुलिस के लोग रास्ते में छिपे थे और बिल्कुल फिल्मों की तरह ड्राइवर ने वहीं एक ठोक दिया होगा। गाड़ी रोकी और वो भाग निकला, जिसके बाद अंधाधुंध फायरिंग होने लगी। ड्राइवर के जिंदा बच निकलने की कोई उम्मीद नहीं थी, पर वो निकल गया और वीरप्पन मारा गया। वीरप्पन को तमिलनाडु के धर्मपुरी जिले के पपरीपत्ती गांव के पास मारा गया था। मारने के बाद उन्हें और उसके साथियों को एम्बुलेंस में डालकर मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया था। कहते हैं उसे जिंदा कंफर्म पकड़ने की कर रहे कोशिश थे। ही नहीं की गई, क्योंकि सब जानते थे कि वो छूट जाता। पर पुलिस यही कहती है कि हमने वार्निंग दी थी, पर उसने गोली चलानी शुरू कर दी। ना, पुलिस जब तो हमेशा वीरप्पन यही मरा, कहती है। तब उसकी मिसाल उसकी मूछें नहीं थी, वो कमजोर दिख रहा था। शायद ये बदलते वक्त की मार थी, लाचारी थी, पर इसके अरबों रुपए के खजाने का कुछ पता नहीं चला, जिसके बारे में सालों तक चर्चा होती रही और उसकी मौत के साथ ही वो खजाना दफन हो गया। भाई खजाने का तो पता नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है, ऐसे जो लोग होते हैं माफिया टाइप, वो अपना खजाना एक जगह तो रखते नहीं हैं। उनके बहुत सारे फ्रंट मैन भी होते हैं और कुछ खुफिया भी रखा जाता है। तो वो तो जाहिर सी बात है, मरने के बाद और कोई वारिस भी ना हो तो जिसके हाथ जो लगा उसने रख लिया होगा। और कहाँ कोई बताएगा कि ये खजाना जो मेरे पास है ये वीरप्पन का है। लेकिन यार, ही इज़ अ वेरी डेडली मैन। ठीक है, पुलिस में आपको पता है अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी होते हैं। ज़्यादातर हमें बुरों से ही वास्ता पड़ जाता है कि जैसे वो बता रहे थे कि कंप्लेन करने पे फॉरेस्ट ऑफिसर्स की उस गांव के मुखिया को, और उस गांव पे जो आफत आई और 14 लड़कियों को रेप किया गया, तो आल तो उन्हें सज़ा भी मिली, लेकिन वो जो ट्रॉमा से लड़कियां गुजरी होंगी उसका तो कुछ नहीं हो सकता ना। तो सही है, लेकिन स्टिल वो वजह, जिस वजह से उन पे ये आफत उतरी, वो था तो वीरप्पन ही। अगर वो लोगों को इतना ही रॉबिन हुड बनना चाहता था तो गिरफ्तारी दे देता। लेकिन अपने वो कह लें कि अपनी वेंजेंस में वो इतना डूब चुका था कि उसको ये नहीं पता लगा कि उसके गैंग में ही भेदी आ चुके हैं और उन्होंने ही फिर उसे मरवाया। तो एक अच्छी स्टोरी थी। मुझे नहीं पता जो पुष्पा राज है वो कितना इस स्टोरी से इंस्पायर होके बनाई गई है, लेकिन करैक्टर सिमिलर है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा आपको ये? आपके पास और इन्फॉर्मेशन हो तो ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इंटरेस्टिंग था, मज़ा आया। सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो।